Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 18th July 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज हम हमारी इस वीडियो लेक्चर में कुछ 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। First, we'll talk about the expansion of SCO. Shanghai Cooperation Organization is in news. There are few countries which are likely to be added into that. तो हम समझेंगे कि इस एक्सपेंशन का सिग्निफिकेंस क्या है, वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जो कि एससीओ का पार्ट बन सकते हैं. सो विल कवर एससीओ इन डिटेल. आफ्टर दिस विल टॉक अबाउट नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 NIRF 2022. Well, this is important from education point of view. We'll talk about this as well. Lastly, we'll cover a few important topics like there's a species in news which is Asiatic black bear. इसके बारे में जानेंगे. And then Mission Shakti. So these are some of the important topics that we are going to cover in this video. So let's begin with it. हमारा आज का पहला टॉपिक SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है. ये आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए ये टॉपिक जीएस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. मेंस रेलेवेंस इसकी, क्योंकि इट्स एन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुपिंग, इंडिया इसका पार्ट है, तो मेंस में भी इसकी रेलेवेंस बनती है. इट्स अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ एससीओ. So there are two countries which are likely to be added to SCO. These are Iran and Belarus. ईरान एंड बेलारूस दो ऐसे कंट्रीज हैं जो कि बहुत जल्द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाएंगे. एंड अलोंग विद दिस, वाराणसी विल बी डिक्लेयर्ड एज द कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाराणसी अब से एससीओ की कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल बन जाएगी. तो ईरान और बेलारूस ऐसे कंट्रीज हैं जो कि एससीओ में ऐड हो जाएंगे. एंड सिमिलरली जो वाराणसी है, इट विल बी डिक्लेयर्ड एज द कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं. अब ईरान और बेलारूस, इन्होंने जो हमारा एससीओ समिट था 2021 का एट दुशानबे, यहाँ पे एससीओ समिट में एग्री किया गया दैट ईरान कैन ज्वाइन द एससीओ. ईरान कैन ज्वाइन एससीओ. ये जो हमारा लास्ट 2021 का समिट था दुशानबे में, वहाँ पे एग्री किया गया. एंड उसी टाइम पे ऑलमोस्ट बेलारूस ने भी अब अपनी मेंबरशिप प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दी है. अभी जो लीगल प्रोसेसेस हैं बेलारूस की एप्लीकेशन के लिए, जिससे कि बेलारूस एससीओ का मेंबर बन जाएगा, वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है. एंड एक चीज़ यहाँ पे है कि बेलारूस अगर एससीओ का पार्ट बनेगा, फॉर दैट सभी मेंबर स्टेट्स की कंसेंसस होनी ज़रूरी है. जितने भी एससीओ के मेंबर कंट्रीज हैं उनको अपनी कंसेंसस देनी होगी, जिसके बाद बेलारूस एससीओ का पार्ट बन जाएगा. अब जो अपकमिंग एससीओ समिट है वो होना है उज़्बेकिस्तान में. उज़्बेकिस्तान के समरकंद में जो नेक्स्ट एससीओ समिट है वो होने वाला है. और इस समिट में ये जो इशू है जिसमें एससीओ को एक्सपैंड किया जाएगा, इसे डिस्कस किया जाएगा, एंड अमंग अदर इश्यूज. एक चीज़ और याद रखिएगा कि इंडिया एससीओ समिट होस्ट करने वाला है इन 2023. तो अभी जो 2022 का समिट है वो तो उज़्बेकिस्तान में होगा, समरकंद में होगा, लेकिन 2023 का एससीओ समिट इंडिया होस्ट करेगा. ये चीज़ याद रखेंगे. Now coming down to Varanasi as the cultural and tourism capital of SCO. ये बड़ी चीज़ है. So Varanasi, the holy city, will showcase India's culture and tradition. देखिए, over the ages, Varanasi has shown India's culture and traditions, and therefore now it will be the first cultural and tourism capital of SCO for 2022 and 23. जो साल है 2022 से लेकर 2023 तक, वाराणसी एक तो एससीओ की कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल रहेगी, प्लस दिस विल बी द फर्स्ट सच कंट्री, फर्स्ट सच सिटी जिसको ये टाइटल मिला है. इसके बाद हर साल के लिए
एक एक सिटी को चूज किया जाएगा फॉर कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल, लेकिन इसकी शुरुआत सबसे पहले वाराणसी के साथ हुई है। फॉर द ईयर 2022 एंड 2023 वाराणसी वुड बी द कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल। इसके अलावा अब ये जो समरकंद समिट जब हुआ था, उस टाइम पे ये न्यू इनिशिएटिव फोर्स में आया था कि इस तरह से कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल्स जो हैं उनको हम मार्क करेंगे। नाउ एससीओ के जितने भी मेंबर हैं उन्होंने इसे प्रमोट किया कि अगर इस तरह हम किसी किसी सिटी को हर साल के लिए एक एक करके कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे तो वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा क्योंकि वो कल्चर देखने के लिए आएगा, तो इससे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बूस्ट होगा। एंड ऑल्सो जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में टूरिज्म तो बूस्ट होगा ही होगा। सो ये जो टाइटल है कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल का, ये जो मेंबर स्टेट्स हैं इनके बीच में रोटेट होगा। अभी इंडिया के पास है, नेक्स्ट ईयर किसी और के पास जाएगा। सो फॉर दिस ईयर वाराणसी वुड बी द कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ। अब what is the significance of these new members who are going to be added in SEO? एक चीज हमें यहाँ पे ये देखनी होगी कि एससीओ का जो इन्फ्लुएंस है, जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है, वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। वो प्रिंसिपल जिनके ऊपर एससीओ काम कर रहा है, दीज आर वाइडली एक्सेप्टेड। ऑल्सो चाइना एंड रशिया इज लुकिंग टू फ्रेम द ग्रुपिंग एज काउंटर टू वेस्ट। एससीओ के भी हम मेंबर्स देखेंगे, रशिया और चाइना इसका पार्ट है। एंड करंट टाइम्स में इस इंटरनेशनल ग्रुपिंग की रेलेवेंस बढ़ी है बिकॉज अब चाइना और रशिया एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाना चाहते हैं जिससे कि वो वेस्ट को काउंटर कर सके। स्पेशली जो रशिया और यूक्रेन का इन्वेजन जो हुआ है आफ्टर दिस, तो इसकी नीड और भी ज़्यादा डोमिनेट हो गई है। यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें एससीओ एंड नेटो, देखो एससीओ या फिर ब्रिक्स ये अलायंसेज हैं, दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग मिलिट्री ट्रीटीज। यहाँ पे जब देखो नेटो में तो ये है कि वो एक बाइंडिंग लीगली बाइंडिंग मिलिट्री ट्रीटी है, और वहाँ पे ये है कि हाँ जी कोई भी स्पेसिफिक थर्ड पार्टी एनिमी ने अगर किसी को भी टारगेट किया तो पूरा ग्रुप उसका जवाब देगा, कलेक्टिव डिफेंस वहाँ पे आ जाता है। लेकिन चाहे एससीओ हो चाहे ब्रिक्स हो, ये बाय डेफिनेशन अलायंसेज हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी लीगली बाइंडिंग मिलिट्री ट्रीटीज नहीं है, इसलिए कोई भी ऐसा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है कि अगर किसी एक मेंबर के ऊपर किसी कंट्री ने अटैक किया तो बाकी सब उसको रिटेलिएट करेंगे। सो दैट्स हाउ इट इज डिफरेंट। अब यहाँ पे ईरान की मेंबरशिप की बात करें, ईरान एक ऐसा कंट्री है जो कि वेस्ट बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ने उसे काफ़ी टाइम से सैंक्शन किया हुआ है एंड इट इज़ आइसोलेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। सो नाउ इफ ईरान विल ज्वाइन एससीओ, एक तो इससे क्या होगा कि 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल कम अंडर एससीओ प्लस 28% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय एससीओ। तो इससे जियोपॉलिटिकल सेटअप में भी और इकोनॉमिक सेटअप में भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है अगर ईरान एससीओ का मेंबर बनता है। ऑल्सो ईरान हैज अप्रोच्ड एससीओ विद द प्रपोजल टू क्रिएट सिंगल करेंसी, कि जो भी एससीओ मेंबर्स हैं यहाँ पे एक सिंगल करेंसी चलाई जाए। इससे जो ट्रेड है इन सभी कंट्रीज के बीच में वो बूस्ट होगा एंड इट विल आल्सो काउंटर द इंक्रीजिंग वेपनाइजेशन ऑफ यूएस डोमिनेटेड डॉलर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। हमने हमारा जो लास्ट एडिटोरियल था उसमें हमने डॉलर डोमिनेंस की बात की थी कि किस तरह इवन इंडियाज आरबीआई हैज टेकन स्टेप टू मूव अवे फ्रॉम दिस डिपेंडेंस ऑफ द डॉलर। तो ऑन द सेम लाइन ईरान हैज प्रपोज्ड कि जो मेंबर कंट्रीज हैं एससीओ के, यहाँ पे एक सिंगल करेंसी, एक अलग करेंसी चलाई जाए जिससे कि यूएस के डॉलर की जो डिपेंडेंस है वो रिड्यूस हो पाए। नाउ अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू नो व्हाट इज एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखें आप इसे बेहद डिटेल में अनुराग सर के साथ कवर करते हैं अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस क्लासेस में। हम हमारी इस करंट अफेयर की क्लास में एक ओवरव्यू लेंगे ताकि हमारी एक पिक्चर सी बन जाए कि एससीओ क्या है, इसकी पूरी एनालिसिस, इसके पूरे जो आपके पॉइंटर्स हैं, जो इसकी इन डेप्थ एनालिसिस है
वो आप अनुराग सर के साथ करेंगे इन द इंटरनेशनल रिलेशंस क्लासेस। कमिंग बैक टू द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखें ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज यूरोप के हैं, कुछ कंट्रीज एशिया के हैं, इनको मिलाकर हम बोल सकते हैं कि ये यूरेशियन नेशंस के एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो सेक्रेटरीट है दैट इज इन बीजिंग, चाइना। The aim of SEO is basically, it's a kind of political, economical, and military organization. Their aim is to maintain peace, security, and stability in this region. What is important here for us to know is the origin, the journey of SEO. The journey started from Shanghai 5, और शंघाई 5 से बढ़कर बन गया SEO। 1996 में शंघाई 5 इमर्ज होता है। कुछ बॉर्डर डिमार्केशंस चल रही थी, डीमिलिटराइजेशन को लेकर। जो फॉर्मर यूएसएसआर था और चाइना थे, जो फॉर्मर यूएसएसआर की रिपब्लिक्स थे, जो यूएसएसआर से अलग हुए थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान, इन सब की आपस में यहाँ पे सीरीज ऑफ बॉर्डर डिमार्केशन और डीमिलिटराइजेशन टॉक्स चल रही थी। So these countries became the member of Shanghai 5. कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, चाइना। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रशिया और चाइना तो है ही है, इसके साथ साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, ये मिलकर 1996 में बनते हैं शंघाई 5। उसके बाद 2001 में उज़्बेकिस्तान इस ग्रुप में ऐड हो जाता है, एंड तब शंघाई 5 से इसे रीनेम करके ये बन जाता है SCO। तो यहाँ पे आप देखो कि जो हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करते हैं, कौन कौन से सेंट्रल एशियन कंट्रीज होते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर बाकी सभी आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज SCO का पार्ट हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। रशिया एंड चाइना वो तो हैं ही। फिर SCO का चार्टर साइन होता है 2002 में, दे केम इनटू फोर्स इन 2003। इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 2017 में इंडिया और पाकिस्तान SCO के फुल मेंबरशिप बनते हैं, फुल मेंबर बनते हैं। इससे पहले इंडिया और पाकिस्तान ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पे आते थे, लेकिन अब दे आर पार्ट ऑफ द फुल मेंबर। सो रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। सो ये हमारे मेंबर्स थे ऑफ द SCO। SCO की लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन एंड चाइनीज है। SCO का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल है, जो सुप्रीम बॉडी है SCO की, वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह से फंक्शनिंग होगी, इंटरनल फंक्शनिंग कैसे होगी, बाकी स्टेट्स के साथ, बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किस तरह इंटरेक्शन करनी है, वो सब हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल के पास जाता है। ये बेसिकली जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं उससे डील करते हैं। देन कम्स हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। यहाँ पे बेसिकली जो बजट होता है उसे अप्रूव किया जाता है। जो इकोनॉमिक स्फेयर्स होते हैं SCO के अंदर, वो हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल पूरा करता है। देन देर इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इसमें डे टू डे एक्टिविटी जो चलती है वो मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स के थ्रू चलती है। Then there is also this regional anti-terrorist structure, RATS. This is established to combat terrorism and separatism, extremism. इन सब से डील करने के लिए SCO का अपना रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर भी है। SCO का सेक्रेटरीट बीजिंग में है, और सेक्रेटरीट में इंफॉर्मेशन, एनालिटिक्स, जो ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट है वो SCO के सेक्रेटरीट से आती हैं। अब इन सब की सिग्निफिकेंस इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ SCO फॉर इंडिया? देखिए, इससे इंडिया SCO का फुल मेंबर है, फुल टाइम मेंबर है। विद SCO इट कैन हेल्प अस टू अचीव द रीजनल इंटीग्रेशन। एक तो इससे रीजनल इंटीग्रेशन प्रमोट होती है, कनेक्टिविटी, स्टेबिलिटी अक्रॉस द बॉर्डर ये इंप्रूव होगी। अब क्योंकि यहाँ पे इंडिया पार्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो इंडिया कैन हैव मल्टीलेटरल टॉक विद फ्रेंड्स लाइक रशिया,
एंड ऑल्सो यहाँ पे हमारे कुछ एडवर्सरीज भी हैं लाइक चाइना एंड पाकिस्तान, उनसे भी यहाँ पे बातचीत हो सकती है। रीजनल कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी। ऑल्दो इंडिया ने जो CPEC जो है चाइना का जो प्रोजेक्ट है उसे अपोज किया है, द बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, एंड however it understands the importance of connectivity with Central Asian nations. अब being Afghanistan and Pakistan are adverse now, तो SCO की हेल्प से सेंट्रल एशिया के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सकती है। सिक्योरिटी की बात करें तो रैट्स एंटी रीजनल एंटी टेररिज्म सिस्टम, इसकी हेल्प से हम जो काउंटर टेररिज्म है उससे डील कर सकते हैं। वी कैन वर्क टूवर्ड इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉ इन्फोर्समेंट टू डेवलप द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज। इंडिया एससीओ की हेल्प से ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट एक्शंस दे सकता है, स्मॉल आर्म पॉलिफरेशन के ऊपर ध्यान दे सकता है। सो ये यहाँ पे एक्सपेक्ट आ जाता है, रीजनल इंटीग्रेशन, रीजनल कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी। Apart from this, see, the whole Central Asia is aware of Taliban and ISKP in Afghanistan. तो इससे जो रीजनल कोऑपरेशन है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी। जो प्रेजेंटली जो चैलेंजेस हैं इस रीजन में टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन को लेकर, वो सभी कंट्रीज के लिए सेम है, इसीलिए सब कंट्रीज मिलकर इसके इसके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। फिर जियोपॉलिटिकल एडवांटेज तो है ही, सेंट्रल एशिया इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड है। SCO प्रोवाइड्स इंडियन अपॉर्चुनिटी, जिससे कि हमारी जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है हम उसे परस्यू कर पाएँ। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इंडिया टू चेक ऑन द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन यूरेशिया, क्योंकि अब चाइना के साथ साथ इंडिया भी इसका पार्ट है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको सारी डायमेंशंस SCO के रिलेटेड यहाँ पे समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022। सो अब यहाँ पे इसका नाम ही आप देखो, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, मतलब यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनको रैंक किया जाएगा। सो फॉर द ईयर 2022 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को रैंक दिया गया, एंड दिस हैज़ बीन रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज NIRF, व्हाट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था, विच इज बेसिकली नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दिस वाज लॉन्च्ड इन 2015। इस फ्रेमवर्क में वो सारी मेथड्स को आउटलाइन किया गया है कि किस तरह इंडिया के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें किस तरह आप रैंक करेंगे। इसमें ओवरऑल रिकमेंडेशंस आ जाती हैं। देयर इज अ कोर कमिटी विच वाज सेटअप बाय MHRD कि कौन कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस को हम रैंक करेंगे। तो इसके बेसिस पे अब जो NIRF है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इट इज़ बेस्ड ऑन 6 पैरामीटर्स। One is teaching, learning, and resources. Second is research and professional practice. Then is graduation outcome, outreach and inclusivity, perception about the institution. तो जो ओवरऑल स्कोर आता है, हर एक पैरामीटर को वेटेज दी जाती है, फिर सब पैरामीटर आता है। ओवरऑल स्कोर इन इसी के बेसिस पे बनता है। कुछ डाटा इंस्टीट्यूशन खुद प्रोवाइड करती है, एंड रेस्ट ऑफ द डाटा इज सोर्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी साइट्स। मेजर फाइंडिंग्स अगर हम यहाँ पे देखें तो IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी के अंदर टॉप कर दिया है, एंड दिस इज फॉर द कॉन्जिक्यूटिव 4th ईयर जब IIT मद्रास टॉप रैंक पे आया है। एंड इंजीनियरिंग लेवल पे देखें तो दिस इज द 7th स्ट्रेट ईयर दैट IIT मद्रास इज एट द टॉप लेवल। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दे हैव टॉप्ड द QS रैंकिंग। हमने बहुत पहले आई थिंक लास्ट मंथ QS रैंकिंग्स की बात की थी। इसमें IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने टॉप किया था, लेकिन इंडिया की जो NIRF रैंकिंग है इसमें ये सेकेंड नंबर पे आता है, जस्ट लाइक लास्ट ईयर। तो NIRF के अकॉर्डिंगली IIT मद्रास टॉप में है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सेकेंड नंबर पे है, लेकिन QS रैंकिंग के हिसाब से जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वो फर्स्ट नंबर पे था। हाउएवर फर्स्ट आ गया IIT मद्रास, सेकंड आ गया IISc। जो थर्ड है
वो सब वहाँ पे सब आईआईटीज़ आ गई हैं। अब देन कम्स आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी। तो दिस इज़ द एंटायर रिपीट ऑफ 2021। जिसके बाद आता है एम्स एंड जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट। यूनिवर्सिटी कैटेगरी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, दे हैव टॉप द नेशन इन यूनिवर्सिटी कैटेगरी। और यूनिवर्सिटी लेवल पे जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये सेकेंड नंबर पे आता है। और यहीं पे जामिया मिलाया इस्लामिया का भी जो पोजीशन है वो इम्प्रूव हुआ है। लास्ट ईयर 6th रैंक पे था, अब इस बार इम्प्रूव होकर रैंक 3 पे पहुंच चुका है। एंड दे हैव रिप्लेस्ड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि पहले रैंक 3 पे थी, जो कि अब स्लिप डाउन होकर रैंक 6 पे आ गई है। अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ द ओल्डर इंस्टीट्यूट्स, जो कुछ न्यूअर आईआईटीज हैं वो भी यहाँ पे स्टैंड आउट कर रही हैं, बिकॉज दे हैव एंटर्ड इट्स 7th ईयर। आईआईटी जोधपुर हैज़ इम्प्रूव द रैंकिंग, 43 से इम्प्रूव होकर 30 पे पहुंच चुका है। आईआईटी मंडी की रैंकिंग भी इम्प्रूव हुई है, 41 से निकल के 20 पे पहुंच चुका है। देन पलक्कड़ एंड तिरुपति कैंपसेस जो हैं, दे हैव also entered the top 100 categories. They have managed 68 and 56 spot. इतना आपको इसकी डिटेल की पता नहीं होना चाहिए। आपको जो टॉप 3 जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अमृता विश्व विद्यापीठ ये 16th में रहा है, मणिपाल एकेडमी 17th पे रहा है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी यहाँ पे रैंक किया गया है। मेडिकल एजुकेशन में एम्स टॉप कैटेगरी में आया है लगातार फॉर 5 इयर्स। उसके बाद पीजीआई-एमईआर चंडीगढ़ एंड सीएमसी वेलोर, दे हैव रिटेन्ड सेकंड एंड थर्ड पोजीशन। मैनेजमेंट बेसिस पे आईआईएम अहमदाबाद बेस्ट इंस्टीट्यूशन रहा है फॉर द मैनेजमेंट। Moving ahead, our next article is important. It's about a species in news, which is Asiatic black bear. तो रिसेंटली वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, यहाँ के साइंटिस्ट ने और हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एशियाटिक ब्लैक बियर्स की जो पॉपुलेशन है उसे कैलकुलेट किया। दे कैलकुलेटेड द डेंसिटी एंड द पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक ब्लैक बियर्स इन 2 प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ से ब्लैक बियर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हिमाचल के 2 इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया से कैलकुलेट की गई। एक तो धरंगाती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक रूपी भाभा है। एशियाटिक ब्लैक बियर को आप हिमालयन बियर, तिब्बतन बियर, मून बियर भी बोल सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द 8 extinct species of the bear family, along with the American black bear, sun bear, spectacle black bear, brown bear, polar bear, sloth bear, giant panda. This is the another category of Asiatic black bear. These are omnivorous. They eat insects, fruit, nuts, bees, honey. They are small mammals. को भी ये eat कर सकते हैं, birds as well as carrion. So they are omnivorous. इनका अगर हम हैबिटेट देखें एशियाटिक ब्लैक बेयर्स का, सो दे मेनली लिव इन फॉरेस्टेड एरियाज, स्पेशली इन हिल्स एंड माउंटेनियस एरियाज। डिस्ट्रीब्यूशन सदर्न एशिया में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नदर्न इंडिया, नेपाल, सिक्किम, भूटान, म्यांमार, चाइना, यहाँ पे आपको ये पूरी रेंज मिलेगी जहाँ पे आपको माउंटेनियस और फॉरेस्टेड एरियाज में एशियाटिक ब्लैक बेयर मिलेगा। They're also found in southeastern Russia and Taiwan also. जापानीज आइलैंड हॉन्शू एंड शिकोकू के ऊपर भी आपको एशियाटिक ब्लैक बेयर मिल जाएगा। इंडिया में इन बियर्स के लिए 83 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे ये बियर्स मिलते हैं। एंड बेसिकली देयर 5 स्टेट्स एंड 2 यूटीज इन हिमालयाज जहाँ पे आपको एशियाटिक ब्लैक बेयर मिलेंगे। इट इज़ वन ऑफ द लार्ज कार्निवोर स्पीशीज। दे हैव नेगेटिव इंटरेक्शन विद ह्यूमंस इन द इंडियन हिमालयाज। अगर हम इनकी आईयूसीएन देखें तो आईयूसीएन के अकॉर्डिंग रेड लिस्ट में दे आर वल्नरेबल एंड ऑल्सो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। मेथड्स जिसके थ्रू आप एशियाटिक ब्लैक बेयर की पॉपुलेशन स्टेटस डिटरमाइन कर सकते हैं वो काफ़ी क्वेश्चन में आता है।
क्वेश्चनर्स यूज़ किए जाते हैं, साइंस यूज़ किए जाते हैं, सर्वे किया जाता है, जेनेटिक सैम्पलिंग की जाती है उनकी बॉडी से हेयर्स की। इस तरीके से यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी को मार्क किया जाता है। Lastly, we have Mission Shakti. So recently, Women and Child Development, they have issued guidelines for Mission Shakti scheme. ये एक पूरी इंटीग्रेटेड स्कीम है फॉर विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ये एक तरह की अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी, विमेन एम्पावरमेंट इन सबको कवर करेंगे। ऑल्सो जो 15th फाइनेंस कमीशन है, लाइक फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2021 टिल 2026, इनकी इम्प्लीमेंटेशन मिशन शक्ति स्कीम के थ्रू ही होगी। मिशन शक्ति विल बी एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट year up April 2022. एम क्या है? एज द नेम सजेस्ट मिशन शक्ति। इसमें वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया जाएगा टू स्ट्रेंथन दिस। इट विल रियलाइज गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट। यहाँ पे वो सभी इश्यू जो कि वुमेन को अफेक्ट करते हैं ना लाइफ साइकिल कंटिन्यूम बेसिस, उन सबको एड्रेस किया जाएगा। यहाँ पे ये उनका जो रोल है in nation building, that is equal, they are the equal partners in nation building, उसको यहाँ पे realize करवाया जाएगा through convergence and citizen ownership. The aim of this mission Shakti is to make women economically empowered so that they can exercise their free choices over their mind and bodies in an atmosphere which will be free from violence and threat. इससे जो केयर बर्डन है women के ऊपर वो reduce होगा. It will increase female labor participation force by promoting skill development and capacity building. Also, it will make people aware about government schemes, अलग-अलग schemes जो आ रही हैं with respect to women, उन सब से awareness फैलाई जाएगी with mission शक्ति. यहाँ पे एक तरह का एक positive behavioral change women's के लिए society के अंदर लेकर आया जाएगा. It will prevent gender-biased sex selection elimination. It will ensure that every girl child is protected, is surviving, is having good education, and there should be all the holistic environment which is needed for the development of the girl child. इनके components में there is a component called as Sambhal. Sambhal is basically for the safety and security of the women. तो संभाल एक सब स्कीम हो गई. इट्स अ स्कीम ऑफ वन स्टॉप सेंटर. विमेन हेल्पलाइन यहाँ पे नंबर आएगा. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. दीज आर दी. उसके अलावा दिस अ न्यू कंपोनेंट ऑफ नारी अदालत. पता होना चाहिए आपको कि संभाल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर कैसे काम करेंगे. वन स्टॉप सेंटर्स बनाएंगे, विमेन हेल्पलाइन नंबर आएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड नारी अदालत. नारी अदालत के अंदर जितने भी आपके विमेन रिलेटेड जो इश्यूज होंगे उनका ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवाया जाएगा. जेंडर जस्टिस सोसाइटी के अंदर आएगा एंड विद इन द फैमिलीज जब ऐसी नारी अदालत हमारे पास होगी. दूसरा कंपोनेंट आ जाता है मिशन शक्ति. मिशन शक्ति में विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा. जो हमारे समर्थ्य स्कीम है, समर्थ्य स्कीम अंडर मिशन शक्ति, दिस विल टॉक अबाउट द एम्पावरमेंट ऑफ द विमेन एंड दिस इज अ काइंड ऑफ सब स्कीम. इसके अंदर जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, उज्ज्वला, स्वदेह गृह, वर्किंग विमेन हॉस्टल, ये सब यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी. ऑल्सो विद नेशनल क्रेच स्कीम एंड देन प्रधानमंत्री मैत्रु वंदना योजना. ऑल ऑफ दिस विल बी द पार्ट ऑफ दिस समर्थ्य. समर्थ्य मीन्स एम्पावरमेंट ऑफ विमेन. तो एक आ गया संभाल जो कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से डील करता है, और एक आ जाएगा समर्थ्य. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज के इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. I will see you all in my next one. Thank you so much.